आज हम स्टील के उत्पादन की विधियों को जानेंगे। स्टील को रिफाइन किया जाता है, उसमें से सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन ये अशुद्धियाँ हटाकर और उसके कंपोजिशन को वांछित मात्रा तक परिशुद्ध करके स्टील बनाया जाता है। लोहे में से सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन जैसी अशुद्धियों को हटाए जाने से स्टील प्राप्त होता है। ऐसा करने के लिए लोहे को पहले दोबारा से पिघलाया जाता है, उसमें स्टील स्क्रैप और लाइमस्टोन मिलाया जाता है। ऐसा करने से लाइमस्टोन उसमें से लोहे में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं उनको मिला के स्लैग के रूप में उससे ऊपर अलग कर देता है और हमें वांछित परिशुद्धता का स्टील प्राप्त होता है। स्टील बनाने के लिए हमें पिग आयरन को दोबारा से पिघलाना होता है। इसके लिए निम्न 3 प्रकार के मेथड काम में लिए जा सकते हैं: ओपन हर्थ फर्नेस, इलेक्ट्रिकल फर्नेस या बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। ओपन हर्थ फर्नेस स्टील बनाने का सबसे पुराना तरीका था, जिसमें एक ट्रेनुमा भट्टी होती है जिसके अंदर मेटल, स्टील स्क्रैप और लाइमस्टोन इसको रख दिया जाता है। इस भट्टी में एक तरफ से हवा आने का रास्ता होता है और दूसरी तरफ से हवा, जली हुई गैसों का निकलने का रास्ता होता है। इसमें एक नोजल के द्वारा गैस या तेल इसको स्प्रे करते हुए जलाया जाता है। इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होने से ये मेटल पिघल जाता है। इसको पिघले हुए मेटल को नीचे अलग लेडल्स के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। स्लैग इसके ऊपर, क्योंकि हल्का रहता है, वो इसके ऊपर तैरने लगता है। इसे अलग कर दिया जाता है और उसके नीचे हमें परिशुद्ध प्रकार का स्टील प्राप्त होता है। स्टील का उत्पादन करने के लिए एक और भट्टी जो प्रयोग की जाती है वो होती है इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस। इस फर्नेस में मेटल स्क्रैप और इलेक्ट्रोड इनके बीच में आर्क पैदा किया जाता है और उस आर्क की जो गर्मी है उससे मेटल स्क्रैप पिघल जाता है। यह भट्टी जैसा चित्र में दिखा रखा है, ये बंद चैम्बर नुमा भट्टी होती है और इस चैम्बर नुमा भट्टी में एक तरफ से पिघली हुई धातु को निकालने के लिए जगह बनी होती है और एक साइड में स्लैग को हटाने के लिए भी रास्ता बना हुआ है। ऊपर ढक्कन के पास में इसमें बनने वाली जो गैसेज हैं इनको निकलने के लिए और हवा को आने जाने के लिए रास्ता भी दिया होता है। इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस में स्क्रैप आयरन और स्टील की स्क्रैप इनको रॉ मेटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है। इनकी उत्पादन क्षमता 60 से लेकर 90 टन एक बार गर्म करने में हो सकता है और टैप टू टैप टाइम लगभग 4 घंटे होता है। यानी एक बार इसमें से पिघली धातु लेने के बाद अगली बार जब धातु निकालेंगे उसमें 4 घंटे का समय लग सकता है। इसके द्वारा बड़ी उच्च कोटि के अलॉय स्टील, टूल स्टील, स्टेनलेस स्टील इनका उत्पादन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस से जो स्टील बनाया जाता है उसकी शुद्धता और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, परंतु ओपन हर्थ या BOF फर्नेस के मुकाबले पर टन आयरन की कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होती है, उत्पादन की लागत ज़्यादा आती है क्योंकि इसमें बिजली का प्रयोग किया जाता है। स्टील उत्पादन के लिए एक और प्रकार की भट्टी जिसका नाम बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस BOF होता है, इसका उपयोग किया जाता है। BOF के अंदर आयरन को स्टील में बदलने के लिए बेसेमर कन्वर्जन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। यानी पिघली हुई धातु में पहले ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह किया जाता है। ऐसा करने से सारा लोहा आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यह आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके उस परिशुद्ध हो जाता है। BOF में जब शुद्ध ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके और आयरन ऑक्साइड बन जाता है और वो आयरन ऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके जो स्लैग बनता है, ये स्लैग इसके ऊपर तैरने लग जाता है और हमें वांछित शुद्धता का लोहा प्राप्त हो जाता है। BOF जो है इसकी उत्पादन दर बहुत तेज़ होती है, 250 टन 250 टन प्रति घंटा उत्पादन कर सकती है और साइकिल टाइम मात्र 45 मिनट रहता है। BOF में उत्पादन होने वाला स्टील ओपन हर्थ में उत्पादन होने वाले स्टील के मुकाबले अधिक शुद्ध होता है और इसका उपयोग प्लेट, शीट, आई बीम, ट्यूब्स, चैनल्स इनको बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया है, BOF फर्नेस एक बंद वेसल के रूप में होती है। इस वेसल का डायमीटर 15 मीटर तक
हो सकता है। इसके अंदर पिघली हुई धातु रखी जाती है और इस पिघली हुई धातु में एक सीधी ऑक्सीजन लेंस ट्यूब होती है। इसके द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन इस पिघली हुई धातु में ब्लो की जाती है। तो वो ऑक्सीजन इसकी अशुद्धताओं से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जो ऊपर से उसको निकलने का रास्ता दिया हुआ रहता है और शुद्ध स्टील इसके वेसल के बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। जब पर्याप्त मात्रा में इसमें शुद्ध स्टील इकट्ठा हो जाता है तो उसे टैप होल के अंदर से निकाल लिया जाता है। क्षेत्र में BOF की कार्यप्रणाली को समझाया गया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो वेसल होता है इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इसके अंदर स्क्रैप भर दी जाती है। इसके बाद इसमें पिग आयरन, पिघला हुआ पिग आयरन जो कि हमें क्यूपोला से प्राप्त होता है, प्राप्त करते ही इसमें डाल दिया जाता है और फिर इसको सीधा कर दिया जाता है। जब इसे सीधा कर देंगे तो इसकी पिघले हुए धातु की गर्मी से स्क्रैप और पिग आयरन पिघल जाएगा। फिर इसमें ऑक्सीजन लेंस के द्वारा तीसरे चरण में शुद्ध ऑक्सीजन ब्लो की जाती है। ऐसा करने से अशुद्धियों से रिएक्शन करके स्लैग ऊपर इकट्ठा हो जाता है और इसके बॉटम में शुद्ध धातु इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद इसको हम टिल्ट करते हैं। टिल्ट करने से इसका जो टैप होल है उसके माध्यम से पहले जो शुद्ध स्टील है वो टैप कर लिया जाता है, लेडल्स में निकाल लिया जाता है और उसके अगले चरण के अंदर इसको बर्तन वेसल को पूरा उल्टा करके इसमें से स्लैग है इसको इसमें से बाहर निकाल दिया जाता है। BOF या इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस में जो पिघला हुआ स्टील हमें प्राप्त होता है, इसे आगे के प्रक्रमों में उपयोग करने के लिए एक बार ठंडा करके ठोस किया जाना आवश्यक है। इसको ठोस बनाने के लिए दो मुख्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है कास्टिंग ऑफ इनगॉट्स और एक होता है कंटिन्यूअस कास्टिंग। पिघले हुए स्टील को ठोस करने के लिए एक तरीका तो होता है कि उसे इनगॉट्स के रूप में कास्ट कर लिया जाए। इनगॉट्स क्या है, 1 टन से लेकर 300 टन के बड़े बड़े स्टील के खंड होते हैं। इन्हें ठंडा करके मोल्ड के अंदर पिघली हुई स्टील को डाल के ठंडा करके ठोस खंड बना लिए जाते हैं। ये मोल्ड सामान्यतः उच्च कार्बन लोहे के बने होते हैं और वो एक तरफ से एक सिरा उनका चौड़ा होता है और एक सिरा कम चौड़ा होता है, वो टेपर्ड होते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया है कि ये जो मोल्ड टेपर्ड मोल्ड है, इसका बड़ा सिरा नीचे की तरफ है और छोटा सिरा ऊपर की तरफ है। इस मोल्ड को एक स्टील की स्टूल के ऊपर रख दिया जाता है और इसके अंदर पिघले हुए धातु को भरते हैं तो ये ठोस हो जाता है। ठोस होने के बाद में ये मोल्ड जो है इसको ऊपर उठा लिया जाता है और ठोस किया हुआ जो स्टील है, कास्ट स्टील का इनगॉट, वो स्टूल पर रखा रहता है, जिसे फिर बाद में अलग अलग कामों के लिए भेजा जा सकता है। कंटिन्यूअस कास्टिंग का उपयोग एल्यूमिनियम और कॉपर के उत्पादन के लिए किया जाता है, परंतु स्टील के उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनगॉट कास्टिंग के मुकाबले इसकी उत्पादन दर बहुत तेज़ है, क्योंकि इनगॉट कास्टिंग के अंदर कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं एक इनगॉट को बनाने पे, परंतु कंटिन्यूअस कास्टिंग में लगातार स्टील का उत्पादन चलता रहता है और इसके उत्पादन की दर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि चित्र में दिखाया है, स्टील की कंटिन्यूअस कास्टिंग के लिए पिघली हुई स्टील को टुंडिश में डाला जाता है और टुंडिश से ये पिघला हुआ स्टील एक मोल्ड में नीचे प्रवाहित होता है जो कि वाटर कूल्ड है। इस वाटर कूल्ड मोल्ड में से जब स्टील प्रवाहित होता है तो वो ठंडा होकर ठोस होने लगता है। इस मोल्ड के नीचे हम देख रहे हैं चित्र में कि एक रोलर्स की एक श्रृंखला है। मोल्ड के जस्ट नीचे जो रोलर्स हैं ये विड्रावल रोल्स कहलाती हैं। ये मोल्ड में से ठोस होते हुए स्टील को खींचने का काम करते हैं। उसके बाद में एक श्रृंखला बेंडिंग रोल्स की हैं। ये इस ठोस होके जो स्टील मोल्ड से बाहर आ रहा है उसकी दिशा बदलने के काम आते हैं। और उससे आगे जो रोल्स की एक श्रृंखला है वो स्ट्रेटनिंग रोल कहलाते हैं। ये स्लैब जो मोल्ड होकर आ रहा है ठोस होके, इसको हम दिशा बदल रहे हैं तो इसकी जो अनइवननेस है उसको ख़त्म करते हुए उसको स्ट्रेट करता है। इससे आगे हम देखेंगे कि कटिंग टॉर्च होती है। इस कटिंग टॉर्च के द्वारा वांछित लंबाई में इन ठोस होते हुए स्टील स्लैब को इस कटिंग टॉर्च, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च होती है, उसके माध्यम से काट लिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, या जो भी साइज़ के टुकड़े हमें चाहिए उस साइज़ के टुकड़ों में काट लिया जाता है। कंटिन्यूअस कास्टिंग में स्टील के उत्पादन की जो दर है इसको कंट्रोल करने के लिए
पिघली हुई धातु जो टुंडिस में डाली जाती है उसकी मात्रा को बढ़ाते हुए या घटाते हुए और उसी अनुरूप इन विड्रावल रोल्स की गति को कम और ज़्यादा करते हुए हम इसमें उत्पादित होने वाली स्टील की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं या उसकी मोटाई को भी नियंत्रित कर सकते हैं।